जय हिंद एवरीवन। बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं आज। जो 2023 में आपका पेपर हुआ था उसका पेपर आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आप जानते हैं किसी भी एग्जाम के लिए उसका प्रीवियस ईयर उसका बेस माना जाता है। तो अगर आपका प्रीवियस ईयर पे अच्छी पकड़ है तो आप उसके थ्रू जो है आगे की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन कभी भी किसी वक्त आ सकता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है हम लोग बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये जो है आपका प्रथम पाली 2023 में जो पेपर आपका हुआ था 17/12/2023 को प्रथम पाली का क्वेश्चन देखेंगे। तो उसका पहला क्वेश्चन था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका जो है 6 मार्च 2023 को कुआलालंपुर में जो है ऑप्शन नंबर डी 4 रोजियो उसका राइट हो जाएगा। इसी यहीं पे आयोजित किया गया था। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संघ समूह है जिसकी स्थापना आपको जो है 1967 में की गई थी। याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। राज्य विधानसभा की अधिकतम पूछ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम संख्या निर्धारित है। तो राज्य विधानसभा की मैक्सिमम संख्या कितनी निर्धारित है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा 500। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 हो जाएगा इसका ऑप्शन। टोटल 500 तथा न्यूनतम सदस्य की बात करेगा तो वो 60। न्यूनतम 60 यानी कि मिनिमम 60 होना चाहिए और मैक्सिमम जो होना चाहिए आपका 500 होना चाहिए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो केंद्रीय मंत्री परिषद जो होता है सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होता है किसके प्रति होता है? ये आपका लोकसभा के प्रति होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको फायदा क्या होगा कि आप आने वाले एग्जाम में जो है प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे उस पैटर्न को आप टैकल कर पाएंगे कि आने वाले वक्त में आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर एक तरह से आपका पाथ होता है, एक डायरेक्शन देता है आपको कि आप सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी को कर पाए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राष्ट्रीय आय बराबर होती है। राष्ट्रीय आय बराबर होती है तो राष्ट्रीय आय जो होती है वो बराबर किसके होती है? तो देखिए एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इसी के बराबर होती है, ठीक है। देखिए कारक जो होता है लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो एनएनपीएफ जो होता है एफसी होता है किसी देश के आम जनता की मजदूरी के रूप में अर्जित सभी कारक आय का योग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 5 नंबर कह रहा है कि संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है तो कौन शामिल नहीं है इसमें? तो देखिए राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका में शामिल होता है, प्रधानमंत्री भी होता है, भारत के महान्यायवादी भी होते हैं, भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक जो होता है ये आपका शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है किस मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने जो है ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है किसने? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो था ये किस खेल से था? ये शूटिंग से संबंधित थे। निशानेबाजी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। 7 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। निशानेबाजी एक शूटर थे, ठीक है। ये एक शूटर है, नाम है रुद्राक्ष पाटिल, इनका संबंध शूटिंग से है। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। जैसे कोई खिलाड़ी जो है काफी चर्चित है, कोई एप्लीकेशन है जो किसी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। जैसे पूछा जाएगा नन्हे फरिश्ते किसके है, नन्हे फरिश्ते किसके द्वारा शुरू किया गया? रेल मंत्रालय के द्वारा। ऐसे ऐसे टर्मोलॉजी वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। तो पहले महिला अधिकारी कौन है यहाँ पे? ये कैप्टन शिवा चौहान है। कैप्टन शिवा चौहान ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ मैथ्स का क्वेश्चन दिया है, यदि y के 20% का यदि y के 20% का 20% 20 हो तो y का मान है। देखिए काफी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था, ट्रिकी था। तो देखिए यहाँ पे देखिए y का 20% कह रहा है, y का 20% का
20% बराबर 20, ठीक है। तो y का मान पूछा है, तो y का मान निकालने के लिए y गुणे 20/100 करेंगे। 20% कह रहा है, प्रतिशत हटेगा तो क्या होगा, बट्टा में 100 हो जाएगा। फिर 20/100, फिर प्रतिशत हटा, बट्टा में 100 हो गया, बराबर कितना है 20 के, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसको अलग कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व यहाँ पे करते हैं। तो हमने क्या किया, तो y गुणे 20/100, फिर यहाँ पे गुणा 20/100, परसेंटेज हटा है, बराबर है 20 के। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 20 गुणे 100, उसके बाद से गुणा फिर 100, ठीक है। अब बट्टा में 20 गुणे 20। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 500। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, 500 आंसर आएगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट हो जाएगा 9 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर। बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12, 2019-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर थी, तो कितनी थी ये दर, तो ये थी आपकी 14.1%। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलिए ये देखिए, महाजनपद से भी क्वेश्चन पूछा है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। तो आपको टोटल जो है 16 महाजनपद को अच्छे से, 16 महाजनपद उनकी राजधानियां, मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं एक छोटा सा जो है 5 से 7 मिनट का वीडियो क्लिप बनाऊंगा, उसमें आपको ये अच्छे से याद करा दूंगा कि महाजनपद कौन कहाँ पे महाजनपद थी, बिहार में कितने थे, और कौन से महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करा रहे हैं आप देखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होते रहे हैं। तो कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी, तो कौशाम्बी जो थी ये किसकी राजधानी थी, 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4। वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी, ठीक है। वही बात करें जैसे कुरु का इंद्रप्रस्थ होता था, कौशल का श्रावस्ती है, काशी का काशी ही था, वत्स का कौशाम्बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है। हिंदी का है, इसको देखिए सही युग्म जो इसमें चुनना है कि कौन से युग्म में, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है। तो देखिए अनल हवा, यहाँ पे कह रहा है कौन सा सही है पूछा जा रहा है आपसे। देखिए तो देखिए कुल किनारा कुल वंश, ये तो सही है लेकिन ये गलत है। अनल हवा अनिल अग्नि, ये भी गलत है आपका। देव देवता देव भाग, ये भी गलत है। सर बाण, हाँ बिल्कुल ये सही है। एक सर का मतलब होता है तालाब भी होता है, ये सर का मतलब तालाब भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पे ये दोनों जो है सही जो है शब्द युग्म है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। रूस जो है किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ, तो रसिया जो था किस संधि के द्वारा, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ब्रेस्ट लिवोस्टक की संधि थी ये, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो थी इसी के द्वारा जो है रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा, विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा जो होगा 1 के बराबर या कम होता है, याद रखिएगा। विस्थापन का दूरी के साथ संबंध हमेशा कैसा होगा, 1 के बराबर या कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है, रंध्र का छिद्र क्या होता है, रंध्र का छिद्र क्या होता है, ये क्या होगा आपका, रंध्र का छिद्र खुल जाएगा तभी तो वो फूलेगी। मान लीजिए कोई कोशिका है, कोशिका है इसमें बहुत सारे रंध्र हैं, ठीक है, बहुत सारे रंध्र हैं मान लीजिए। तो इन सब रंध्रों में जो है जब जल अंदर जाता है तो वो कोशिका क्या होती है, ये कोशिका जब जल इसमें जाएगा तो कोशिका क्या होगी, ये फूल जाती है, ठीक है। फूलने के बाद जो है इसके रंध्र क्या होगा, खुल जाता है, रंध्र जो है खुल जाता है। जैसे आप पसीना आता है तो क्या होता है, रंध्र खुला होता है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है वीडियो, तो प्लीज लाइक जरूर किया कीजिए। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। इसका पीडीएफ मैं जो है जो सेट कराने के बाद जो है मैं इसका पीडीएफ जो है अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका निजीकरण, ठीक है, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था आपका, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है, तो ये आपका बनाई जाती है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना का लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन है? तो ये आपके हैं मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने जो है लिखा है इसको, क्या? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बेसिकली क्या है, द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक जो है फ्रेंच दार्शनिक है, ये फ्रेंच दार्शनिक जो है बैरन डी मॉन्टेस्क्यू इनका पूरा नाम है। यह पुस्तक पहली बार 1748 में प्रकाशित हुई थी। कब? 1748 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। ठीक है, यह पुस्तक जो है सरकार के सिद्धांत और संरचनाओं का एक विस्तृत ग्रंथ है। इसको याद नहीं रखना, बस याद रखना स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी लेखक किसने लिखा है? तो मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो इसका कौन सा समिति है? इसमें समिति आपका होगा भूरिया समिति। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। भूरिया समिति का गठन जो है किया गया था। भारत सरकार ने जो है 1994 में, डेट भी याद रखिए, 1994 में जो है दिलीप सिंह भूरिया, इनका नाम था पूरा नाम दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसे लोकप्रिय रूप से भूरिया समिति भी कहते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? आदिवासियों के लिए स्वशासन के विभिन्न आयामों, संवैधानिक आवश्यकताओं की जांच करना। ठीक है, संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए सिफारिशें करना था। तो इसका उद्देश्य यही था। ठीक है, जो भी बताया जाए एक्स्ट्रा फैक्ट उसको ध्यान से केवल आप सुनते रहिए, क्योंकि एग्जाम में ध्यान से अगर आप सुने रहेंगे तो उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, यह कैसा अधिकार है? तो ये आपका है सूचना का अधिकार। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है, तो ये की जा सकती है पक्षाभि पेशियों द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पक्षाभि पेशियों द्वारा जो है इसको रूपांतरित की जा सकती है। 23 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है। ठीक है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित है। कितना? 250 निर्धारित है, जिसमें से 238 निर्वाचित तथा 12 जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। आर्टिकल 80 के तहत जो है राष्ट्रपति 12 सदस्यों को जो है खेल हो गया, आपका कला हो गया, विज्ञान के क्षेत्र में, ऐसे लोगों को जो है 12 लोगों को वो नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक स्थान रखता है वह था। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक स्थान रखता है वह था। तो ये आपका कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम। मिजोरम जो है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 74.04% है। पुरुषों के लिए 82.14%, महिलाओं के लिए 65.46% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये मैथ्स का क्वेश्चन दिया है, इसको आप अपने तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। मैथ्स का क्वेश्चन है, देखिए ये, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 50। इसको अपने तरीके से पीडीएफ अपलोड किया जाएगा, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व कराऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं बस प्रीवियस ईयर के तो ओवरव्यू आपको दिखाने के चाहता हूँ। ओवरव्यू एक देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और तैयारी की आपकी सही रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग कौन नहीं लेता है? नहीं, कौन कौन नहीं लेता है? देखिए संसद, कह रहा है यहाँ पे संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य, तो ये भाग नहीं लेता है, बिल्कुल नहीं लेता है। संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य, ये तो भाग लेते ही लेते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं। दिल्ली व पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भाग नहीं लेते हैं। यानी कि 1 और 4 जो है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो दिया है
1 और 4 ये सही हो जाएगा आपका, ये भाग नहीं लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एकरा राजधानी है, एकरा जो है राजधानी है। कई बार देखिए आपको जो मत निषेध का पेपर हुआ उसमें भी क्यू, यूक्रेन की राजधानी क्यू के बारे में पूछ लिया गया, तो राजधानी भी जो चर्चा में रहा है, इजराइल, हमास, ये सब की राजधानी आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो 27 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एकरा राजधानी है। तो एकरा किसकी राजधानी है? एकरा जो है यह घाना की राजधानी है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, वहीं पूछ देगा आपसे युगांडा की राजधानी क्या है? तो युगांडा की राजधानी याद रखेंगे कंपाला है। क्या है? कंपाला है। फिर से आप पूछ देगा ट्यूनिसिया की राजधानी क्या है? तो ट्यूनिसिया की राजधानी जो है ट्यूनिस है। ट्यूनिसिया की ट्यूनिस है, इसे याद करने में आसानी होगा, ट्यूनिसिया ट्यूनिस। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है? ऑपरेशन गरुड़ चलाया है, किस संगठन ने चलाया है? तो उस समय का क्वेश्चन था, तो पूछा गया था किसने चलाया है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है सीबीआई ने चलाया है। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे सीबीआई, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सीबीआई सेंट्रल। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूं ताकि अच्छे से विजुअल हो जाए। एक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर चुने। देखिए हो सकता है इसमें उत्तर जो है आपका चारों ऑप्शन सही हो, लेकिन आपसे कहा जा रहा है सबसे अधिक सही उत्तर चुने। कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें ऑप्शन जो होता है, कुछ ऑप्शन जो होते हैं चारों के चारों सही होते हैं या 2 ऑप्शन सही होता है, तो आपसे कहा जाता है कि आप जब पढ़ेंगे पहले ही एग्जाम के पेपर जो होता है उसमें पहले लिखा होता है कि अभ्यर्थी जो है सर्वाधिक सही विकल्प का उत्तर चूज करे, या एक से अधिक उत्तर होने पर सर्वाधिक उत्तर जो सही है उसको चयन करें। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे पूछ रहा है सबसे अधिक सही उत्तर चुनिए। एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवल दर्पण का उपयोग किया जाता है, लाभकारी है, सबसे अधिक सही उत्तर चुनना है। तो 29 नंबर का सबसे अधिक सही उत्तर आपका होगा कि परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है, एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। ये ज्यादा सही उत्तर है आपका, 3 नंबर जो है आपका ज्यादा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है। बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है, ये पंचायती राज से है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 30 का। ठीक है, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति, उसके अलावा थुंगन समिति, उसके अलावा क्या है, बहुत सारी समितियां हैं, याद रखिएगा, पंचायती राज से समिति, गरीबी से समिति, ये सब समितियां भी आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोसी नदी बिहार के किस स्थान में गंगा नदी से मिलती है? कोसी नदी बिहार के किस शहर में जो है गंगा नदी से मिलती है? तो ये आपका जो है ये कुर्सेला की जगह पे, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका राइट हो जाएगा। कुर्सेला के स्थान पर जो है गंगा नदी से कोसी नदी मिल जाती है। दिए गए निम्न संतों के कालक्रम को क्रमिक रूप से सजाएं। 4 संत दिए गए, इनको पूछ कह रहा है कि कालक्रम में क्रमिक रूप से सजाना है इनको। तो देखिए चलिए सजाते हैं इसको। देखिए सबसे पहले रामानुजाचार्य, इनका बात करें तो ये 11वीं शताब्दी के हैं, 11वीं शताब्दी के हैं ये। उसके अलावा चैतन्य महाप्रभु 15वीं शताब्दी के। तो पहले 2 होगा, फिर चैतन्य महाप्रभु हो जाएंगे, यानी 2 1। उसके बाद से क्या हो जाएगा आपका तुलसीदास 16वीं शताब्दी के हैं, 3 हो जाएगा, 2 1 3। उसके बाद से नामदेव हो जाएंगे। नामदेव कब के हैं? ये 17वीं शताब्दी के हैं, यानी कि 4। 2 1 3 4, 2 1 3 4 कहाँ दिया? 2 1 3 4, 2 1 3 4, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि स्वावलंबन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्वावलंबन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया आपका नौसेना के द्वारा। ठीक है, अक्टूबर 2023 में रक्षा मंत्री जो थे राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में नौसेना अद्यतन स्वदेशी कार्यक्रम स्वावलंबन 2.0 का शुभारंभ किया। यह रक्षा उपकरण जो है निर्माण के स्वदेशीकरण की 5वीं सूची है। ठीक है, इतना कुछ याद नहीं रखना, बस याद रखना है स्वावलंबन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर विदा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर जो है विदा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए ये लॉन्च किया गया आपका हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा। हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर विदा को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि किनके बीच हुई थी? अलीनगर की संधि जो हुई थी किनके बीच हुई थी? ये हुई थी आपके ब्रिटिश और सिराजुद्दौला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच जो है अलीनगर की संधि हुई थी। ठीक है, अलीनगर की संधि कब हुई थी?
तो इस पे हस्ताक्षर जो हुआ था 9 फरवरी 1757 को हुआ था। इसको याद रखिएगा, 1757 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, प्लेइंग इट माई वे के रचनाकार कौन है? प्लेइंग इट माई वे के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो है सचिन तेंदुलकर है। ये सचिन तेंदुलकर की रचना है प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ? मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ? तो मुगल मेवाड़ संधि आपका जो हुआ था 1615 में हुआ था, याद रखिएगा। आपका 5 फरवरी 1615 को मुगल मेवाड़ संधि हुआ था। देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 को जहांगीर और अमर सिंह के बीच जो है मुगल मेवाड़ संधि पर हस्ताक्षर किए गए। मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान राणा अमर सिंह मेवाड़ के महाराणा प्रताप के पुत्र थे। देखिए वहां पे जहांगीर का शासन था, जहांगीर थी दिल्ली की गद्दी पे बैठा था, और यहाँ मेवाड़ में जो शासन था वो महाराणा प्रताप के पुत्र जो थे अमर सिंह जो थे यहाँ पे बैठे थे। इन दोनों के बीच जो है 1615 में आपका मुगल मेवाड़ संधि पे हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा कि मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे? मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे? तो मंगल पांडे जो थे किस नेटिव इन्फेंट्री से थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से जो है ये जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के अंतर्गत निलंबित किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के अंतर्गत निलंबित किया जा सकता है? 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 358 के तहत निलंबित किया जा सकता है। बेलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला खान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? लव अयस्क। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। प्रोजेक्ट जो 75 आई है किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट 75 आई किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी पनडुब्बी से। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रॉन्ज किस तत्व का मिश्रण है? ब्रॉन्ज जो है किस तत्व का मिश्रण है? तो ब्रॉन्ज जो होता है किस तत्व का मिश्रण होता है? तो ये आपका होता है कॉपर और टीन। ठीक है, कॉपर और टीन के मिलाने से जो है आपका ब्रॉन्ज जो है यानी कि कांसा बनाने के लिए आपको कांस्य पदक आपने सुना होगा कि कांस्य बनाने के लिए आपको कॉपर यानी तांबा प्लस टीन आपको मिलाना होगा। तांबा टीन को मिलाने से आपका कांसा बनता है। ठीक है, और टीन को एसएन के फॉर्म में लिखते हैं और कॉपर को सीयू लिखते हैं और कांसा को क्या लिखते हैं? कांसा को किस फॉर्म में लिखते हैं? कांसा जो है टीन और तांबा के मिलने से बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट में प्रचलित केंद्रीय मुख किससे संबंधित है? तो पश्चिमी घाट में केंद्रीय मुख किससे संबंधित है? तो ये आपका पर्वत चोटी। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो देखिए ये जो है आपका शिफ्ट 1 जो था, शिफ्ट 1 और 2 में दोनों में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। जो मणिपुर में जो है तैरता हुआ एक पार्क है लोकटक झील, कैबुल लामजाओ करके है, देख रहे हैं यहाँ पे कैबुल लामजाओ, ये इसका राइट आंसर होगा। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये कहाँ पे है? आपका मणिपुर के लोकटक झील में है कैबुल लामजाओ पार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है हर एग्जाम में। देखिए आपको बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करती है? निम्नलिखित में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका उत्तर जो है आयोग ने इसका उत्तर जो है ये माना है बी नंबर। आयोग ने उत्तर इसका बी माना था, लेकिन इसका राइट आंसर होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि ये तीनों को जो है विनियमन करता है, लेकिन आयोग ने गलत उत्तर माना था। तो इसको आप लोग अपने थ्रू देख के बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? 4 ऑप्शन में देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है।
तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो राजस्थान आपका सबसे बड़ा है। जनसंख्या वाइज देखेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल वाइज जो होगा आपका ये राजस्थान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के बाद यहाँ देखेंगे राजस्थान आएगा, उसके बाद से बात करें तो मध्य प्रदेश आता है, उसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान बेसिकली चौथे नंबर पे है क्षेत्रफल के अनुसार। और एरिया की बात करें, एरिया वाइज बात करें तो राजस्थान एक नंबर पे है, दूसरे नंबर पे एमपी है, तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, ठीक है, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 इंग्लिश का क्वेश्चन देता है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो आई एट बनाना एवरीडे, आई एट बनाना एवरीडे को जो है पैसिव वॉइस में जो है सेंटेंस को चेंज करना है। तो 47 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 नंबर। अब बनाना इज ईटन बाय मी एवरीडे, ये राइट हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है, निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है, तो ये आपका हो जाएगा सी एस की। ठीक है, सी एस की जो है विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है, एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि जो है स्थिर रहती है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चाल हो जाएगा। चाल जो है एक समान वृत्तीय गति में स्थिर रहती है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसको व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहले आ जाएगा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, यानी कि 2 पहले आ जाएगा। उसके बाद आपका आएगा 4 नंबर, यानी विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों को रोकथाम अधिनियम 4 होगा। उसके बाद से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1 हो जाएगा। फिर 3 होगा स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार नियंत्रण अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका राइट आंसर होगा 1 4 1 3 2 4 1 3 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अमिश्रणीय द्रव्यों को अलग करने की एक विधि है, कौन सा एक अमिश्रणीय द्रव्य को अलग करने की विधि है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पृथक्करण कीप का प्रयोग से। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं, गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं। 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जूट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूहों के स्रोत है, द्वितीय समूहों के स्रोत है। तो 53 नंबर का क्या हो जाएगा, द्वितीय जो है समूहों के स्रोत कौन कौन से हैं। तो 53 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। ये चारों के चारों हैं, सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, वेबसाइट, पुस्तक, चारों के चारों जो है आपके ये द्वितीयक समूह के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन शहर था। प्राचीन मगध राज्य की पहली राजधानी जो थी आपकी राजगिरी थी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राजगिरी। ठीक है, इसके बाद जो है आपको ट्रांसफर करके पाटलिपुत्र ले जाया गया सबसे पहले, लेकिन राजगिरी आपकी जो थी ये मगध की राजधानी हुआ करती थी। निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो प्रोटोजोआ जनित रोग निम्न में से कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कालाजार। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कालाजार जो है प्रोटोजोआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोटो जीपी भारत रेस 2023 में निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी। मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी, तो ये आयोजित किया गया था आपका ग्रेटर नोएडा में, इसको याद रखिएगा, उस समय का करंट अफेयर था। चलिए वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है, वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है, तो ये विचरण करती है केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में वायु में ध्वनि जो है विचरण करती है। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लाने जा रहा है। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लाने जा रहा है। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा माया, माया लाया जा रहा है। ठीक है, चलिए वर्ष 2011 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था। वर्ष 2011 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था, तो ये न्यूनतम रहा था आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दमन एवं दीव में।
अभी देखिए 2011 का सेंसस ही हमारे पास प्राप्त है, 2000 उसके बाद जनगणना कोविड की वजह से नहीं हुआ था, जो अभी तक नहीं हुआ है। उम्मीद है कि 2026 में किया जाएगा, लेकिन अभी भी आपका पेपर अगर होता है तो 2011 का जनगणना आपके लिए जो है डेटा जो है वो ज्यादा यूजफुल होगा, तो उसको याद रखिएगा। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा कि त्रिज्या a और ऊंचाई b वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्री सतह का क्षेत्रफल है, तो 60 नंबर को जो है आप लोग सॉल्व कीजिएगा अपने तरीके से, तो 2 पाई ab हो जाएगा आपका, 2 पाई ab आंसर आएगा। पीडीएफ डाल दिया जाएगा, उसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ठंडे मौसम में ऐसे निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? तो किस कारण से ये पाउडर में बदल जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा, सफेद एसन को स्लेटी एसन में बदलने के कारण जो अक्रिस्टलीय है, इसी के कारण जो है ये पाउडर में बदल जाता है। नॉर्वे शतरंज बिल्ड्स टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया है? नॉर्वे शतरंज बिल्ड्स टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो किसको हराया है, किसने हराया है? तो ऑप्शन नंबर 4 डी कुकेश ने। डी कुकेश ने जो है नॉर्वे शतरंज बिल्ड्स टूर्नामेंट में भारतीय जो शतरंज खिलाड़ी हैं डी कुकेश, इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है। ठीक है, मैग्नस कार्लसन कहाँ के हैं? नॉर्वे के। ठीक है, चलिए सॉरी माफ कीजिएगा, मैग्नस कार्लसन जो है ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो मैग्नस कार्लसन जो है ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। ठीक है, नॉर्वे के खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन। एक बार इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैग्नस कार्लसन कहाँ के खिलाड़ी हैं। आप एक बार इसको रिकॉल जरूर कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा आंसर इसका होगा। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति की मात्रा के मध्य संबंध होता है। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है, तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, धनात्मक संबंध होता है। किस खेती में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को कहते हैं? किसी खेती में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग जो कहते हैं वो कहते हैं आपको फसल चक्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, रुपया मुद्रा है, रुपया जो है मुद्रा है, तो रुपया कहाँ की मुद्रा है? तो हमारे यहाँ के जैसे रुपया है, क्या है? रुपया। जैसे रुपया कहाँ कहाँ की मुद्रा से पूछता है तो याद रखिएगा, आपको इसका एक ट्रिक भी बताए थे, मामा श्री पाकिस्तान कुछ करके इसे आपको ट्रिक बताया था मैंने, फिर भी मैं ऐसे करा दूंगा। जो भी स्टैटिक का पोर्शन आता है जैसे रुपया हो गया, दिवस हो गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं जो है 5-7 मिनट की वीडियो ला करके मैं आपको कराता रहूंगा। तो चलिए रुपया यहाँ पे पूछा हुआ है, कहाँ की मुद्रा है पूछा जा रहा है, तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अच्छा, इंडोनेशिया की मुद्रा है। ठीक है, बाकी बात करें मालदीव की बात करें वही है, उसके अलावा मालदीव के अलावा आपका पाकिस्तान का हो गया, वही हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ऐसे ऐसे जगह। बांग्लादेश की क्या है? तो बांग्लादेश का जो है टका है। ठीक है, टका बांग्लादेश की है। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कार्यशील पूंजी में जो है कच्चा माल को शामिल किया जाता है। व्यवसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है, व्यवसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता है? जमा को स्वीकार करना और ऋण देना, ये जो होता है व्यवसायिक बैंकों का मुख्य कार्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस के निम्न में से किस दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की? फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की? तो 68 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मिराबियो और आबेसियस। आबेसियस और मिराबियो, ये दो लोगों ने जो है फ्रांस में दो नेताओं ने जो है नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की है। बाणों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए सही शब्द है, तो बाण को किस में रखते हैं? तुनीड़ में रखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आपने सुना रहेगा कि तुम्हारे तुनीड़ में कोई बाण नहीं बचा, ऐसा करके अपने रामायण महाभारत देखा होगा, तो ऐसे शब्द को प्रयोग करते हुए लोगों को देखा होगा उसमें, तो तुनीड़ में बाण रखते हैं। ठीक है, इसके लिए सही प्रयोग होगा 3 नंबर राइट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप अगर कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन हर एग्जाम में ऐसे आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा आप माइंड को ओपन करके
डायमेंशनल थोड़ा सा सोचेंगे, एकदम एकदम बिल्कुल उसके अगल बगल की चीजों को सोचेंगे तो आपका आंसर वो ऑटोमेटिक निकल आता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, डायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम टू ऑप्शन गिवन बिलो। इनडायरेक्ट स्पीच में जो इसको डायरेक्ट स्पीच में दिया है, इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है, ठीक है। तो 70 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कहाँ पे दिया है। तो 70 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट हिज कजन हैड ड्रॉन दैट पिक्चर। इसका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करना था। किसको चेंज करना था? तो यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ था, क्या दिया था यहाँ पे? दिया हुआ था he said to me my cousin has drawn the picture। इसी को डायरेक्ट में चेंज करना था। इनडायरेक्ट में दिया था, डायरेक्ट में चेंज करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर, भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस से संबंधित है? तो भूपेन हजारिका जो है ये कला से संबंधित है, एक कलाकार है, ठीक है। गायक हैं, संगीतकार भी हैं, फिल्म निर्माता भूपेन हजारिका, जिन्हें सुधाकांत के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। सुधाकांत के नाम से भी जाना जाता है। जन्म जो है इनका असम के सदिया में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। उन्हें पद्मश्री जो है 1977 में आपको उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2008 में उनको प्राप्त हुआ था। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से अनपचयी शर्करा है। अनपचयी शर्करा कौन है निम्नलिखित में से? तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सुक्रोज जो है अनपचयी शर्करा है। बाकी ये जो है ये अनपचयी शर्करा नहीं है, केवल और केवल 2 जो है आपका सुक्रोज यानी कि अनपचयी शर्करा है। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख निम्नलिखित भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलता है? तो ये आपका मिलता है अनुच्छेद 167 में। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल के प्रति जो है मुख्यमंत्री के कर्तव्यों जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 167 के अनुसार प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि राज्य के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राज्य के राज्यपाल को सूचित करना। तो इससे रिलेटेड आपको याद रखिएगा 167 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। तो आंत में जो है पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन जो किया जाता है वो लसिका के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? फिटकरी जो होती है वो गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो वो होता है आपका, वो प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रक्रिया जो होती है वो स्कंदन होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 76, कॉपर छीलन के को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? कॉपर छीलन को H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? तो ये मुक्त करता है आपको SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 1498 में आया था, याद रखिएगा। कोलंबस पूछेगा कब आया था? 1492 में आया था। बार्थोलोम्यू डियाज कब आया था? तो 1487 में आया था। इसको याद रखिएगा ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं? गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ों के निक्षेपों को क्या कहते हैं? तो कहते हैं आपका खादर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो खुद से सॉल्व जब आप कीजिएगा तो मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो आएगा वो 79 का राइट आंसर आपका आएगा, वो आपका 60,000 रुपया होगा। इसको सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है आपका कब? तो ये जो है आपका 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? तो प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार जो आपका हरिशयन है, ठीक है। निम्न में से जीवाणु जनित रोगों को पहचानिए, सही क्रम को विकल्प को चुनिए। निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए और उसमें सही विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है आपको, यहाँ पे जो है वो जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरिया से जनित रोग होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए? देखिए सबसे पहले जो है
आपका कुष्ठ रोग और टिटेनस, कुष्ठ रोग और टिटेनस, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है आपको हैजा और मस्तिष्क कावरण शोध, ये भी आपका सही हो जाएगा। पीलिया मोतीजरा ये नहीं होगा, न्यूमोनिया रेबीज ये नहीं होगा, यानी कि आपका ए और बी जो दिया है वो दिया है आपका बिल्कुल सही है। जीवाणु जनित रोग है, कुष्ठ रोग है, टिटनस है, हैजा है, मस्तिष्क कावरण शोध, ये चारों के चारों जो है जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। 83 नंबर सिंपल क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो टोटल बिहार राज्य की एरिया की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है आपका बिहार राज्य का टोटल क्षेत्रफल है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। 1991 में जो है भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य तत्कालिक कारण जो था वो क्या था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 भुगतान संतुलन का संकट, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। इमरजेंसी या आपातकालीन हार्मोन जो होता है वो एड्रेनलिन होता है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। एड्रेनलिन हार्मोन को जो है इमरजेंसी या आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। इसको याद रखिएगा कि एड्रेनलिन हार्मोन को जो है इमरजेंसी या आपातकालीन हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय जो केंद्र स्थित है वो कहाँ पे है। तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जामनगर। जामनगर कहाँ पड़ता है, आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी। तो अंत्योदय अन्न योजना जो है आपको 2000 में लागू की गई, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया। तो 88 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा, भाग 8 को जो है आपको हटाया गया, भाग 7 को हटाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 89 नंबर देखते हैं। प्रक्षेप जिसके केंद्र के सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही दर्शाया जाता है प्रक्षेप कहलाता है। 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 दिंगसीय कहलाता है आपका, ठीक है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं। तो 90 का राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा, भारत नेपाल सीमा। भारत नेपाल सीमा के थ्रू जो है आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि सीमांत उपभोग प्रकृति एमपीसी जो है 0.8 है तो गुणक का मान होगा। तो गुणक का मान जो आपका क्या हो जाएगा, गुणक का मान 5 होगा, ऑप्शन नंबर 1। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। 92 का आंसर आएगा आपका 64.10 64.10 आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना जो है किसने की थी। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना कौन किया था। तो ये किए थे कौन, अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है। सबसे लंबे समय तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ये भी पूछा जाता है। 1940 से लेकर के 1945 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। तो सरकार जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल को जो है प्रकाशित किया था, ठीक है। यह एक साप्ताहिक उर्दू भाषा का समाचार पत्र था। कैसा समाचार पत्र था, तो उर्दू भाषा का समाचार पत्र था, साप्ताहिक पत्रिका थी उर्दू भाषा की, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिसूचित क्षेत्र को सीमित समिति के सदस्य, अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो क्या होता है, ये राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था। निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था। तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सर जॉन शोर जो था। सर जॉन शोर जो था ये बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था। अस्थायी बंदोबस्त क्या होता था, इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया रखिएगा। अस्थायी बंदोबस्त जो होता था, देखिए ये एक भूमि बंदोबस्त की कई प्रणालियां थी, जिसमें अस्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी प्रणाली, उसके अलावा रैयतवाड़ी प्रणाली, उसी में से अस्थायी बंदोबस्त जो था इस बार एक बार जो है इसको फिक्स कर दिया गया था।
ये फिक्स कर देने के बाद जो है इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसको एक बार फिक्स कर दिया गया है और इसी के तहत जो है आपको टैक्स जो होता है कर की वसूली की जाती थी। ठीक है, सर लॉर्ड कर्नवालिस सर जॉन सोर जो था जिसका में एक जांच समिति नियुक्त की गई। ठीक है, तो इसी को कहते हैं आपको अस्थाई बंदोबस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जमींदारों के साथ बेसिकली 10 वर्षों के लिए आपको इसको लागू किया गया था, 10 वर्षों के लिए। बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में भी लागू किया गया था। रैयतवाड़ी का जो होता है प्रणाली था। महलवाड़ी आपको हरियाणा और के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। चलिए ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है, तो ध्वनि का वेग सबसे तेज जो होता है ठोस में होता है। तो ठोस इसमें क्या है, पानी, हवा, दूध, स्टील। स्टील हो जाएगा, स्टील में ध्वनि का तेज सबसे तेज होगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। तो देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका जो है उसमें पहली बार संशोधन आपको देखने को मिलता है 1976 में, यानी कि 42वां अमेंडमेंट था आपका वो। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैथ्स का क्वेश्चन है, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर जो आएगा 98 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 1 + x बटा 1 - x का क्यूब। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? तो ये आपके विनोबा भावे थे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सेट का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानी का भाग जो है नहीं है? निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानी का भाग नहीं है? 100 का राइट आंसर आपका क्या होगा? कौन सा भाग नहीं है पूछा जा रहा है आपसे। तो ये आपका भाग कौन नहीं है? समस्तीपुर नहीं होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर जो है वो मुजफ्फरपुर को माना है। ठीक है, मुजफ्फरपुर के आयोग का उत्तर है ये। आयोग ने उत्तर माना है मुजफ्फरपुर को, लेकिन मुजफ्फरपुर नहीं होगा, ये दोमटी मैदान का भाग है। ये भी पूर्णिया है, बेगूसराय, लेकिन समस्तीपुर भी है, लेकिन थोड़ा सा जो है इसका पार्ट केवल आंशिक भाग ही इसका पार्ट है, आंशिक रूप से इसका पार्ट जो है उसका भाग है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो है जो आपका 17/12/2023 को जो पेपर आपका हुआ था बिहार दरोगा का, उसका प्रथम पाली जो था फर्स्ट शिफ्ट, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हमने आज देखा, उसका सॉल्यूशन किया। आप लोग इससे आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाले एग्जाम में जो है आपको किस पैटर्न पे तैयारी करनी चाहिए, तो उसी के थ्रू जो है आप अपनी अगली तैयारी को जो है सही रणनीति के थ्रू जो अगली तैयारी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जो लोग नए हैं, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। आज का टारगेट मैं रखता हूँ कम से कम 100 लाइक का टारगेट रखता हूँ। फिर नेक्स्ट जो है सेकंड शिफ्ट का पेपर को भी है नेक्स्ट अगले क्लास में लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।